Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2021 की 110 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए थे और आज के प्रॉब्लम सेशन में हम लोग बची हुई 15 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए पेशेंस बना के बैठना है आपको। और इससे पहले मैंने अपनी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाइए और वो मॉक टेस्ट को लगाइए। आपको बहुत ही ज़्यादा उनसे हेल्प मिलने वाला है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं, जीआईसी लेक्चरर हो गया, पीजीटी फिजिक्स हो गया, अदर स्टेट्स का, वो सारे एग्ज़ाम उन मॉक टेस्ट में मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसी के साथ साथ असाइनमेंट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, उनको लगाइए और उनमें आंसर की भी दे रखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है कोई क्वेश्चन, तो डायरेक्टली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दुर्गम विज्ञान संस्थान, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो थैंक यू सो मच। अभी आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर 111 क्या कह रहा है। तो हमें दे रखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थ्री डायमेंशन वेव। ओके, तो हमें पूछ रहे हैं ये कि जो थ्री डायमेंशन वेव होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो सिंपली आप सभी जानते हैं कि थ्री डायमेंशन वेव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा है। तो सबसे पहले वन डायमेंशन में जो वेव होता है उसका इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जो v होता है वो स्पीड ऑफ द वेव होता है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ये v हमारा डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट से कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारा मीडियम वैक्यूम है। अगर मीडियम वैक्यूम नहीं है तो ये v ही रहता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों ही सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ है तो इसी वजह से यहाँ पे हमने v यूज़ करना है। और जब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन है साई, उसका हम लोग डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में, एंड यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिमेट्री दिख रहा है, आप देख सकते हैं। एंड थ्री डायमेंशन में क्या होगा कि यहाँ पे तीनों ही कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब कि हम लोग सबसे पहले पहले कोऑर्डिनेट्स एंड उसके बाद जो सेकंड कोऑर्डिनेट y होगा उसके रेस्पेक्ट में एंड z होगा उसके रेस्पेक्ट में, तीनों ही डायरेक्शन में वेरिएशंस होंगे। और ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो बेसिकली यूनिक नहीं होगा। हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके उस सॉल्यूशन को यूनिक बनाते हैं। ओके, तो ये हमें खैर हमें वेव इक्वेशन पूछा है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म पूछा है। तो हम देखेंगे यहाँ से, अगर हम साई को बाहर ले लें, हमने साई बाहर ले लिया और ये साई हमारा बाहर आ गया, तो ये हमारा लाप्लासियन का फॉर्म होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डेल स्क्वायर रख देंगे। डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू दिस। और ये फॉर्म हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो आप देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 112 में क्या कह रहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ गैस इज T at which room temperature at which root mean square velocity is twice its value at 0 degree C is। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ट्वाइस हो रही है। अब देखते हैं कैसे ट्वाइस और क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जो आरएमएस स्पीड होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है ऑफ ए गैस इन थ्री डायमेंशन, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाई कैपिटल M होता है। अब यहाँ से टेम्परेचर का डिपेंडेंस लिख लेते हैं और वेलोसिटी हमें दे ही रखा था अलग अलग कंडीशंस में। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है सेकंड वाले केस में। तो जब स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइड बाई T2। T2 फाइंड आउट करना है, तो T2 को LHS में ले आएंगे और बाकी सारी टर्म्स को RHS में ले आएंगे। अब यहाँ पे हम T2 फाइंड आउट करना, तो स्क्वायर रूट करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे बोथ टर्म्स का। जब स्क्वायर करेंगे तो हमें T2 मिल जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय T1। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। V2 हमें दे रखा था 2V, बोला था कि रूट मीन स्क्वायर 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2V पुट कर देंगे और V1 तो V ही
हमने माना ही है, तो V माना। और T1 0 डिग्री C दे रखा था, मतलब 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री C को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आप कैलकुलेशंस करें, अगर ऑप्शन आपके डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, फिर भी आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लगाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली सोचेंगे कि सेल्सियस में दे ही रखा है तो सेल्सियस में लगा लेते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए केल्विन में चेंज कीजिए, फिर लगाइए, इसके बाद वापस डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, फिर ऑप्शन मैच करवाइए। ओके, तो आपका आंसर सही आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ओके, तो एक कहावत है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ओके, तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में 1092 केल्विन। अब हमें इसे डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, क्योंकि हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर इतना आ रहा है 1092, तो हम इसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा 819 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, तो हमें ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। अब आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी भी लगा देंगे। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, चेक कर लेना है किसका यूनिट क्या दे रखा है। ओके, तो हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 113 क्या कह रहा है। 113 में हमें दे रखा है ए ड्राइवन और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज सेटल डाउन टू ए स्टेडी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ओके, तो स्टेडी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये है व्हेन द टाइम गोज टू इंफिनिटी, टी टेंस टू इंफिनिटी, तो जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन एक्वायर कर लेगा। ओके, तो यही मतलब है इसका। तो इन स्टेडी स्टेट द रेशियो ऑफ एवरेज पावर एब्जॉर्ब एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड विल बी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली काफ़ी सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ये इसका जो आंसर है वो 1 आता है। ओके, तो इन स्टेडी स्टेट कंडीशन ये दोनों ही पावर्स हमारी इक्वल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये रेशियो 1 हो जाता है। ओके, तो कभी कभी इक्वल करके भी पूछ लेते हैं, कभी कभी इनका रेशियो भी पूछ लेते हैं, तो रेशियो 1, और वैसे अगर पूछा जाए तो दोनों इक्वल रहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 114 में हमें क्या कह रहा है। ओके, तो 114 में हमें स्टेटमेंट में बता रखा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए वीक सिग्नल विदाउट अल्टरिंग इट्स शेप इनटू ए स्ट्रॉन्ग वन इज नोन एज। ओके, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग होता है, और कॉमन इमिटर जो ट्रांजिस्टर होता है, बेसिकली उसका यूज़ हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए ही करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। और एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर का मेन पर्पज़ होता है वो वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना होता है, उनमें एक्स्ट्रा पावर देना होता है, जिसकी वजह से अगर आपका सिग्नल थोड़ा भी वीक है तो उसको अच्छा खासा बना देगा, जिससे आप आसानी से उसे सुन पाएंगे। ओके, तो ये हमारा एम्पलीफिकेशन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 115 क्या कह रहा है। 15 में हमें ग्रेडियंट ऑफ 1/r फाइंड आउट करना है। तो आप सभी ने इसको अलग मेथड से फाइंड आउट किया होगा। ओके, तो सबसे पहले आप r को लिखते होंगे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो सब अभी नहीं करना है। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आगे कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे सबसे पहला क्या करना है आपको, ग्रेडियंट है तो हम इसको डेल की फॉर्म में लिख लेंगे। अब डेल को आपने कैसे लिखना है, समेशन आई कैप डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, समेशन लगाया, इसका मतलब ये है कि आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो ये डेल ही है एक तरीके से, हमने समेशन थोड़ा यूज कर लिया, इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए डेल ओवर डेल एक्स एंड जो हमारा आर है वो तीनों का ही फंक्शन है, तीनों इन द सेंस एक्स वाई जेड, इन तीनों का ही फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इसे चेंज कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे डेल वाई डेल आर लिख लिया, और हमने यहाँ पे एक डेल आर ओवर डेल एक्स और लिख लिया। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब 1/r का जब हम r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आता है -1/r स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, हमने इसको बाहर ले लिया। यहाँ से समेशन आई कैप डेल आर ओवर डेल एक्स। अब ये जो हमारा रहता है डेल आर ओवर डेल एक्स, ये एक्स वाई आर होता है। ओके, तो एक्स वाई आर हमने लिख दिया, तो आर को हम आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारा आर क्यूब आ जाएगा।
और समेशन आई एक्स, ये भी यहाँ पे मेमोराइज करना है आपको कि समेशन आई एक्स हमेशा क्या लेना है हमको, आर वेक्टर लेना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, तभी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएंगे। ओके, तो अगर हमको डेल आर ओवर डेल एक्स दिखता है तो उसको हम क्या लेंगे, एक्स वाई आर। अगर हमको समेशन आई एक्स दिखता है तो हम उसको क्या लेंगे, आर वेक्टर। अगर हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना होता तो यहाँ डॉट होता समेशन आई डॉट एक्स, तो उसके लिए कंडीशंस डिफरेंट है। अगर आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर अलग एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 117 क्या कह रहा है। 117 में हमें ये बेसिकली एक रिपीटेड क्वेश्चन है तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रॉब्लम आया हुआ है। और यहाँ पे पूछा है द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है और मैक्सिमम वेवलेंथ होता है किसी मेटल के लिए, इससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर इस पर पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होता है। ओके, तो ये हमें दे रखा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। ओके, 1200 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका यूज करने वाले हैं। और आप सभी ने बहुत अच्छे से इस इक्वेशन को मेमोराइज किया है, नहीं किया है तो मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में फिर से इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कम से कम बन जाए। ओके, तो मैं तो 2 कह रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं ये पेपर डिस्कस किया हूं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मुझे मिले हैं। ओके, तो इसको मेमोराइज कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और मैंने ये लिख रखा है पूरा आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट। जितना अभी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं कैथोड पे, तो जब कैथोड पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तभी तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। ओके, तो ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से देखिए आप एस सी वाई लेमडा और माइनस एस सी वाई लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एंड हम इसको एक फॉर्म ये भी होता है वर्क फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये ई पी है वो फोटॉन्स का एनर्जी है, जितने भी फोटॉन्स आ रहे हैं जो एनर्जी लेके वो दे रखा है। अब यहाँ 1 बाय 1 वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने के लिए एक चीज़ आप पहले देख लीजिए, जो एस सी होता है उसका वैल्यू 12400 होता है। और इससे जो भी कैलकुलेशन जो भी आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, इसे मेमोराइज कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद इन 1 सेकेंड आप किसी भी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म से मिलेगा 10.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड टर्म से मिलेगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इनको माइनस करेंगे तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्ट आउट हो रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी यही हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ओके, तो आप देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 118 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 118 में हमें दे रखा है कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन एन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो इनमें से कोई एक फिगर करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हमारा कार्नोट साइकिल होता क्या है, तो बेसिकली कार्नोट साइकिल में हमारे 4 स्टेप्स होते हैं और ये एक आइडियल इंजन के लिए साइकिल होता है। ओके, तो इसमें 4 स्टेप्स रहेंगे। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और जानते हैं आप सभी की जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमारा रहता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ऑलवेज। एंड इसी के साथ साथ जो हमारा एडियाबैटिक और आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसी पेपर में पूछा गया था और पिछले जो 2019 का पेपर है उसमें भी पूछा गया था कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी
बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है, हमारा Q कांस्टेंट रहता है और नो हीट एक्सचेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें दे रखा है और सेम आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सॉरी यहाँ पे कंप्रेशन होगा, तो मैंने यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया है। ओके, तो ये कंप्रेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इन जो 4 कंडीशंस है, हमारा 4 कंडीशंस को कौन सा ग्राफ फुलफिल कर रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली ऑप्शन नंबर बी ही इन 4 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसमें दो पार्ट्स में हमारा एक तो एंट्रोपी कांस्टेंट है और 2 पार्ट्स में हमारा क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो 2 आइसोथर्मल कर्व्स हो गए एंड 2 एडियाबैटिक और आइसोएंट्रोपिक कर्व्स हो गए। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ग्राफ बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 119 क्या कह रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 119 दे रखा है और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है एन एयर कोर सोलेनाइड विद 2000 loops in it is 60 centimeter long and has a diameter of 2 centimeter। ओके, तो एक एयर कोर सोलेनाइड दे रखा है और उसमें लूप्स भी बता रखे हैं। ओके, तो बेसिकली एयर कोर का मतलब ये है कि उसमें कोई भी हम लोग मैग्नेटिक कोर का यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैग्नेटिक कोर का यूज करते हैं तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे एयर कोर है। एयर कोर का मतलब ये होता है कि जो हम बाइंडिंग करते हैं कॉइल्स की, वो बेसिकली एक प्लास्टिक रहता है, उस पर बाइंडिंग करते हैं और अंदर से जो प्लास्टिक होगा वो खोखला होगा। ओके, तो यही मतलब है इसका, और कोई भी बस ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और हम देखेंगे इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का एंड हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तो कितना फ्लक्स डेंसिटी आने वाला है, बाकी आप यूनिट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्शन देख के ही, कि यहाँ पे टेस्ला में लिखा है, तो टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले करंट दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब भैया टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्यों फाइंड आउट करवा रहे हैं, क्योंकि जो सोलेनॉइड होता है उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है म्यू नॉट एन आई। ओके, तो यहाँ पे जो एन होगा वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा, तो हमें जब जरूरत पड़ रही तो फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। ओके, एंड करंट हमें दे ही रखा है, तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूला में इस सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। म्यू नॉट 4 इंटू 10⁻⁻7 होता है, इसको पुट किया। इसको पुट करने के बाद जो हमने कैलकुलेशंस को किया, हमारा जो आंसर आएगा वो 0.021 टेस्ला आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 119 का सॉल्यूशन देखा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 120 क्या कह रहा है। इसमें हमें दे रखा है कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r rolling down an inclined plane without slipping from a height h. The speed of its center of mass when the cylinder reaches the bottom is। ओके, तो बताना है कि जब ये एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो सिलेंडर का बेसिकली हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा दिया और यहाँ पे हमने सेंटर का स्पीड इनिशियली बता दिया कि वी आई है इनिशियल स्पीड इसका, और एच हाइट पे रखा हुआ है। अब हमने यहाँ क्या करना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, करेंगे तो हो सकता है 3 घंटे में आप कर पाए, इसीलिए अच्छा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम स्मार्ट बनिए। ओके, और एक बात और ध्यान रखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन होते हैं वो आप तभी अप्लाई कीजिए जब आप कॉन्फिडेंट हो। ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो अप्लाई मत कीजिए, अगर अप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, तो आपका जो भी 5 या 10 मिनट होगा वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम पे आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी हो जाएगा। तो देखते हैं
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इस जब ये इस हाइट पे बैठा हुआ है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सिंपली mgh हो जाएगा, हाइट h मल्टीप्लाइड बाई मास एंड जो भी यहाँ पे हमारा g रहेगा। ओके, तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन रहेगा उससे मल्टीप्लाई, और बाकी यहाँ पे जो फाइनली एनर्जी इसके पास रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा। एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, दूसरा जो ये रोटेट करेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और इसमें हमें आई यूज़ करते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसके लिए हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ से आर ओमेगा क्या होता है हमारा वी। ओके, तो फाइनली इसका जो वेलोसिटी होने वाला है इसका सेंटर ऑफ मास का वो वी एफ हमने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे हमने वी एफ सिंपली लिख दिया है। और वी एफ जब हमने लिखा तो यहाँ से कैलकुलेशन करना है, अब एम कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी गया। ओके, तो ये एम कैंसिल हो गया ये वाला, और जितने भी एम है वो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4/3 GH हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं ये कौन से नंबर के ऑप्शन में दे रखा था, कौन से नंबर के ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है टू निकोल्स आर क्लोज टू ईच अदर, नाउ one of them is rotated through 30 degree. What percentage of incident polarized light will pass through the system? Okay, तो पहले से दो निकोल रखे हुए हैं और हम बोल सकते हैं पोलराइजर और एनालाइजर। तो P1 P2 रखे हुए हैं और क्रॉस्ड पोजीशन में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है कि अगर क्रॉस्ड पोजीशन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं तो उनके जो बीच का एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। ओके, तो 30 डिग्री पे ये रखे हुए हैं। अब हमने क्या किया कि उनको 30 डिग्री और रोटेट करवा दिया है उनमें से किसी एक को, तो जो फाइनल उनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और मेलस लॉ की हेल्प से हम लोग, तो मेलस लॉ कहता है वो ये होता है I = I0 + cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारा मेलस लॉ कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो जब पहले वाले जो पोलराइजर होगा उससे जब लाइट पास होगी तो ये हम सभी जानते हैं कि उसका इंटेंसिटी I0/2 हो जाता है, और मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर जो भी एंगल बन रहा है पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच में वो यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, तो ये दोनों एंगल्स को हमने पुट किया, तो यहाँ से हम कैलकुलेशंस करेंगे तो I0/8 आ जाएगा। I0/8 आएगा तो परसेंटेज में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 122 में हमें मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल फाइंड आउट करवा रहा है, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर P एंड T पे मीन फ्री पाथ कितना है। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि अगर सेम गैस रहेगा तो सेम गैस रहेगा, तो ये क्यों दिया है वो हम अभी देखेंगे। प्रेशर P/2 एंड टेम्परेचर 2T हो जाएगा तब मीन फ्री पाथ कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिख लेना है। मीन फ्री पाथ का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय पाई एन डी स्क्वायर। डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मीन फ्री पाथ के लिए। अब ये थर्मो स्टैट्स के केस में होता है, बाकी जो एक इसमें सेम कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नंबर 90 था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ भी मीन फ्री पाथ पूछा गया था। तो वहाँ पे जो मीन फ्री पाथ पूछा गया था वो न्यूक्लियर फिजिक्स के केस में पूछा गया था। उसमें केवल ये डिफरेंस आता है, यहाँ पे ये जो √2 है वो नहीं आता है, पाई एंड डी स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो ये आ जाएगा, और आप लोग ये ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे अब इसे कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ पे ये जो n है वो क्या है, डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, और इसको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली डेंसिटी है। तो डेंसिटी है n डिवाइड बाई p, हम इस तरीके से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। और यहाँ पे हम लोग गैस इक्वेशन का यूज कर देंगे, PV = NKT, ये गैस इक्वेशन रहता है। यहाँ से N/V का जब
वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी बाई के टी आ जाएगा, और पी बाई के टी उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन में पी बाई के टी पुट करते ही ये इक्वेशन मीन फ्री पाथ का इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ये फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है तो इसे याद कर लीजिए, बाकी जिसकी अच्छी नहीं है तो वो ऐसे ड्राइव करना सीख सकता है। कुछ भी नहीं है, बस टर्म्स को इधर उधर करना, एक दो फॉर्मूला यूज करना है और ये हमें मिल जाएगा। और बेसिकली इस वाले फॉर्मूला पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमने लैम्डा का जो डिपेंडेंस है वो टी वाई पी मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछा है कि सेम गैस है, बोला है सॉरी सेम गैस दे रखा है, तो हमने यहाँ पे डी को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि सेम गैस के केस में हमारा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, तो डी को नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनिशियली दे रखा है, फाइनली दे रखा है, तो हमारा पुराना मेथड है कि इनिशियली के लिए 1 1 ले लो और फाइनली के लिए 2 2 ले लो। ओके, तो लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू T1 T2, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, P2 ऊपर आ जाएगा, P1 नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने टर्म्स को सफल किया। फाइंड आउट करना है लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे LHS में, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी आएंगे वो यहाँ लिख लेंगे। तो T2 P1 एंड T1 P2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1। अब यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 2 टाइम्स हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो हाफ हो जा रहा है तो भी फिर ये ऊपर ही आ जाएगा। ओके, और 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 यहाँ रहना ही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और एक अगेन जो लैम्डा 1 था वो दे रखा था, यहाँ रख देंगे 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, और लैम्डा 2 जो मीन फ्री पाथ आने वाला है फाइनली वो हमारा 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर आएगा, और ये हमें दे रखा था ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम 103 प्रॉब्लम है, और ये हमें दे रखा था। इसमें पूछा है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर इज। ओके, तो इसमें जो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन रहता है उसमें क्या होता है, ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में हमारे कम रहेंगे और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा रहेंगे, तभी हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो पाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, और हमने यहाँ लिख भी रखा है ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 जो प्रॉब्लम है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 124 क्या कह रहा है। The elementary particles responsible for holding nucleons together to form atomic nuclei are। ओके, तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो मेसॉन्स होते हैं, और मेसॉन्स बेसिकली क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है। अब आप इसे देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम नंबर 125, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम आप और भी आने वाले एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक गैल्वेनोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 80 ohm and deflects full scale for a potential 20 millivolt across it। ओके, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, एंड गैल्वेनोमीटर के लिए हमें जो भी पोटेंशियल है वो दे रखा है। हाउ लार्ज ए सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे क्या करने के लिए, सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर पाएं। ओके, तो अगर हम इसको पैरेलल में लगा देंगे तो ये हमारा वोल्टमीटर किसमें गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमें पूछा है कि कितना रेजिस्टेंस चाहिए कि ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे पूरे ऑप्शंस दे रखे हैं, और काफ़ी लंबा चौड़ा और अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशंस करनी है। RG मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दे रखा था, इसके लिए जो वोल्टेज था वो भी दे रखा था। ओके, तो इनको टर्म्स को मैंने VG और RG यूज़ किया है। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। करंट हमने निकाल लिया है यहाँ से, IG इज इक्वल्स टू VG डिवाइड बाई RG, ये ओम्स लॉ है। ओके, तो ओम्स लॉ की हेल्प से हमने इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो IG होगा वो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴
एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो काफ़ी कम करंट है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए एक रिलेशनशिप होता है, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ओके ऐसे बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर इज इक्वल्स टू वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे बी कितना, किसका, ये जो वोल्ट मीटर है, कितने वोल्ट मीटर में हमने कन्वर्ट करना है उस गैल्वेनोमीटर को, वो है, डिवाइड बाय आई जी, कितना करंट फ्लो हो रहा है उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, माइनस उस गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है उसमें से माइनस कर देना है। यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी इन टर्म्स की, वो यहाँ पे पुट करेंगे। जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। ये काफ़ी लार्ज रेजिस्टेंस है, ओके आप देख सकते हैं। और हम सब ने पढ़ा ही है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का शंट वायर लगाते हैं। ओके, ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है। अब ये हम देख भी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। थैंक यू सो मच। ये पीजीटी फिजिक्स 2021 की 125 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस कर ली हैं, और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप यहाँ से जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको नोट डाउन कीजिए। और इसके साथ साथ मैं एक काम और करने वाला हूँ, अभी आने वाले लेक्चर में मैं आपको जो भी इस पेपर में जितने भी फॉर्मूला यूज़ हुए हैं वो सारा एक शीट पे लिख के एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कि आगे कभी अगर उनसे क्वेश्चन आए तो वो आपका क्वेश्चन छूटे ना। आगे क्या, कम से कम आप इन्हीं इस पेपर के फॉर्मूला पे कम से कम 50 क्वेश्चंस एज्यूम करके चल सकते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट एंड सेम फॉर्मूला पे अभी 50 क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।